सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज को और उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि इस वीडियो में डिटेल वे में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टॉक को कवर करते हैं। पहला स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको कवर करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं इन सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहले इनके रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सो लास्ट ट्रेडिंग डे इसका रिकॉर्ड अगर आप देखें तो कुछ खास अच्छा है नहीं और कुछ खास खराब भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट भी आपको देखने को नहीं मिली है। तो न्यूट्रल परफॉर्मेंस लास्ट ट्रेडिंग डे आपको IDFC फर्स्ट बैंक में देखने को मिला है। बट पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड ओवरऑल हमें अच्छे देखने को मिले हैं। 19% का रिटर्न बना है और पिछले एक साल का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर 43% का रिटर्न बना है। अब देखो, जैसे ही IDFC फर्स्ट बैंक चलने लगती है वैसे ही इन्वेस्टर की तरफ से इस कंपनी को या फिर इस स्टॉक को कंपैरिजन किया जाता है HDFC बैंक से। अब वो इसलिए क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक अभी फिलहाल काफ़ी छोटी है, बट कंपनी के जो नंबर्स हैं, कंपनी के जो ग्रोथ हैं वो हमें ओवरऑल अच्छे देखने को मिलते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखो और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखो, दोनों आपको डबल डिजिट से देखने को मिलते हैं। साथ में कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR भी अगर आप देखोगे तो वो भी आपको डबल डिजिट में देखने को मिलता है। सो इस वजह से इन्वेस्टर इस कंपनी में थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश नज़र आते हैं जब कंपनी में तेज़ी देखने को मिलती है। बट अगर मेरा ओपिनियन की बात करें तो मेरा ओपिनियन बेसिकली 3 सेक्टर में कुछ खास रहता नहीं है। पहला सेक्टर है बैंकिंग का, दूसरा सेक्टर है फार्मा का और तीसरा सेक्टर है ऑटो इंडस्ट्रीज़ का, BPA। बट ऑटो इंडस्ट्रीज़ में अब ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, तो इस वजह से ऑटो इंडस्ट्रीज़ को मैं उस कैटेगरी में नहीं रखता जहाँ पर मुझे ग्रोथ की कंसर्न लगती है। बट बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ और फार्मा इंडस्ट्रीज़ में मैं हमेशा थोड़ा सा बियर ही रहता हूँ और इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कॉम्पिटिशन। कंपटीशन इन दोनों इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और ग्रोथ भी काफ़ी स्लो रहता है। आपको कभी भी बैंक्स में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि 40% CAGR से उनका प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, 50% CAGR से प्रॉफिट ग्रो या सेल्स ग्रो हो रहा है, ऐसा देखने को नहीं मिलता। और जनरली मैं एक ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ, ना कि सेफ इन्वेस्टर। तो सेफ इन्वेस्टर अगर मेरा रहता, मतलब मेरा मैं सोच रहता सेफ इन्वेस्टर रहने का, तो उस केस में मेरा ओपिनियन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा बुलिश रहता, HDFC बैंक को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहता। तो उस हिसाब से मेरा सोच नहीं है। तो मेरे सोच के हिसाब से अगर देखा जाए तो IDFC फर्स्ट बैंक उनके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है जिनके लिए रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। सिर्फ रिटर्न नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिटर्न। अगर आप 3 साल में पैसा डबल की एक्सपेक्टेशन रखते हो तो फिर IDFC फर्स्ट बैंक आपके प्रायोरिटी लिस्ट में मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी बट आपको बैंकिंग स्टॉक में उस लेवल की तेज़ी देखने को नहीं मिलता है जिस लेवल की तेज़ी की एक्सपेक्टेशन आप बाकी सारे इंडस्ट्रीज से रख सकते हैं। अब ये जो था ये मेरा ओपिनियन था, आप अपने ओपिनियन के साथ जा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि मेरे ओपिनियन के साथ ही जाओ और इसको बेच दो। अगर आपको इसमें कुछ कन्विक्शन लगता है तो बिल्कुल आप होल्ड करो, बट जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो चलिए अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। अब पावर सेक्टर की जितनी भी कंपनी रहती है वो सभी कंपनी के ऊपर कर्जा काफ़ी ज़्यादा रहता है, यानी कि डेट काफ़ी ज़्यादा रहता है। बट जो कंपनी का कर्जा है वो कर्जा एक्चुअल में कंपनी को बर्डन दे सकता है नहीं, उसके बारे में बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। FY 2024 का जो सेकेंड हाफ कंपनी ने अपडेट किया उसमें कंपनी का कर्जा देखा 52,526 करोड़, जो कि छोटा मोटा नहीं है। एक मिड कैप कंपनी खरीदा जाएगी इतना बड़ा कर्जा है। बट इस बीच में अगर कंपनी के कर्जे की रीपेमेंट की बात करें तो वो भी हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। मतलब कंपनी लेती ही तो है बट कंपनी चुकाती भी है, जो कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात आप बोल सकते हो। बट जो भी कंपनी का करेंटली कर्जा है 52,000 करोड़ से भी ज़्यादा का, ये कर्जा एक्चुअल में कंपनी को बर्डन दे सकता है या नहीं, इसके लिए काफ़ी सारे जो रेटिंग एजेंसी होते हैं जो कि डेट कंपनी का एनालाइज करते हैं, उसको एनालाइज करके रेटिंग्स देते हैं। और वो रेटिंग अगर नेगेटिव होती है तो आप मान सकते हो कि जो कर्जा कंपनी का है उससे कंपनी को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसको कई सारे बेसिस पे नापा जाता है, रिजर्व के तौर पर भी नापा जाता है, एसेट्स के तौर पर भी नापा जाता है, कंपनी के फ्री कैश फ्लो के तौर पर भी नापा जाता है और कंपनी के बिजनेस के हिसाब से भी नापा जाता है। और वो सभी चीज़ों को नाप तोल कर रेटिंग एजेंसी कंपनी को रेटिंग्स देती हैं और वो अगर पॉजिटिव रहती हैं तो वो एक अच्छी बात है। तो क्रिसिल ने पहले जो इस कंपनी का डेट को एनालाइज किया था उसमें वो उतना ज़्यादा बुलिश नहीं थे टाटा पावर के डेट को लेकर। मतलब कंपनी का डेट पूरी तरह से सिक्योर है, कंपनी को कोई कोलैप्स उससे देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने पहले नहीं कहा था। बट अब उसको उन्होंने अपग्रेड करके पॉजिटिव कर दिया है, यानी कि अब कंपनी का जो कर्जा है वो कंपनी को मे बी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना दे
जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको पहले देखने को मिल सकता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिसिल की तरफ से मेंशन की गई हैं। तो अगर आप टाटा पावर के इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है, और अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल्स इससे अच्छा इंडिकेट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट CDSL को डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। बात करें अगर लास्ट डे के ट्रेडिंग सेशन की तो CDSL के शेयर में 1% की तेजी दिखी थी। अगर पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर CDSL में करीब आपको 2% की तेजी दिखेगी, और पिछले एक महीने का रिकॉर्ड देखें तो CDSL में आपको 36% की तेजी देखने को मिलेगी। अब CDSL का 52 वीक हाई देख लो आप, 52 वीक हाई 1897 का, और करंट मार्केट प्राइस CDSL का जो है वो 1810 का है। यानी कि 52 वीक हाई से अब कंपनी बहुत ज़्यादा पीछे है नहीं, वापस से 52 वीक हाई का जो लेवल है वो कंपनी रीटेस्ट करने को तैयार है। अब CDSL में लगातार जो तेज़ी दिख रही है उसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है स्टॉक मार्केट का तेज़ रहना, और स्टॉक मार्केट अभी भी तेज़ है और आने वाले कल में भी मे भी तेज़ रहने वाला है, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड अनसर्टेनिटी न्यूज़ आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो वॉर हुआ था उस वजह से मार्केट अंडर प्रेशर हुई थी, क्रूड ऑयल के प्रेशर की वजह से भी मार्केट को प्रॉब्लम हुआ था, बट अब सिचुएशन अगर देखा जाए तो सभी नॉर्मलाइज हो चुका है। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आने वाले कुछ दिनों तक भी आपको तेज़ ही मतलब तेज़ी दिखने को मिलेगी, और इस बीच में CDSL भी अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा। बट CDSL की अगर टेक्निकल्स की बात करें तो फिलहाल कंपनी जिस लेवल पे है उस लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो 52 वीक हाई है, या फिर कंपनी का ऑल टाइम हाई बोल सकते हो 1897 पे, वो कंपनी का रीटेस्ट होने को तैयार है। यानी कि अगर आने वाले 2 से 3 दिन में कंपनी अगर बुलिश रही तो कंपनी अपने 52 वीक हाई को ब्रेकआउट करने का काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखती है। बट मान लो वापस से कंपनी अपनी 52 वीक हाई पे या फिर ऑल टाइम हाई बोल सकते हो वहाँ पर जाकर रिजेक्शन फेस करती है, तो फिर कंपनी में एक एम पैटर्न क्रिएट होगा, और वो एम पैटर्न 1700 के आसपास आकर बनेगा, और 1700 का फिर ब्रेकडाउन मान लो होता है तो फिर डायरेक्टली कंपनी 1600 के आसपास आपको आती हुई नजर आएगी। बट अभी कंपनी के शेयर में लगातार बुलिश मोमेंटम है, तो एम पैटर्न के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। सोचना है कि कंपनी ब्रेकआउट करे, और ब्रेकआउट करें तो जो कंपनी के पुराने इन्वेस्टर हैं उनको कंपनी से काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा, और जो न्यू इन्वेस्टर बनना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम है। अभी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का कुछ खास मौका मिला नहीं है, मौका मिलेगा तो कंपनी में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड कैपिटल। रिसेंटली इस कंपनी का बोर्ड मीटिंग देखने को मिला था, और उस बोर्ड मीटिंग का आउटकम रिलीज हो चुका है। आउटकम में कंपनी ने एक काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट किया है, और वो बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि कंपनी 2:1 की रेशियो में बोनस अनाउंस की है, साथ में 1:10 की रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। इसमें कंपनी एक इक्विटी शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर बोनस के तौर पर देगी। बट उससे पहले अगर आप कंपनी का एक इक्विटी शेयर लेंगे तो बदले में आपको 10 इक्विटी शेयर मिलेगा, और जो 10 इक्विटी शेयर आपका रहेगा उसके बदले आपको 20 इक्विटी शेयर और मिलेगा बोनस के तौर पर। सो डेफिनेटली ये एक काफ़ी बड़ी अपडेट है अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो। अगर शेयर होल्डर नहीं है तो कंपनी को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी है तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।